हेलो। हाँ ध्रुव, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। जी बताइए, कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं सर, अभी तो नहीं। चलो ठीक है, तो आज कैपेसिटर को निपटा दें जल्दी से, उसके बाद फिर हम यस सर। कैपेसिटर निपटा के फिर उस पे हम डिस्कशन करेंगे। और क्या कहते हैं, कैपेसिटर का ये पोर्शन कर लेते हैं, उसके बाद चार्जिंग डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर पे भी हम डिस्कशन करेंगे। तो डायरेक्टली को निपटाते हैं। लास्ट डे मैंने सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको बता दिया था, अगर आपको याद हो। यस सर। ठीक है, मैंने आपसे बोला था कि यू कैन ट्रीट द कैपेसिटर्स और द डायरेक्ट्रिक्स एज इंडिविजुअली कनेक्टेड इन सीरीज। अगर आपका कोई स्लैब या आपका कैपेसिटर के प्लेट्स ऐसे हैं और आपने ऐसे स्लैब प्लेस करा हुआ है यस इस सर। तरह से, है ना, तो ये वाला जो था, इसको हमने कहा था आपसे कि सीरीज की तरह हम ट्रीट कर सकते हैं। अच्छा, इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। आप इस बात को ऐसे समझो, इसी को लिखने का एक और तरीका है सीरीज वाले केस को। ये मान लो T1 T2 इस तरह से, ये लास्ट डायरेक्ट्रिक है मान लीजिए यहाँ पर, एंड लेट से इट इज Tn। ठीक है, ये Tn तक है ना, और लेट से इन दोनों के बीच का सेपरेशन D है, सच दैट कि ये K1 है, ये K2 है और ये Kn है। तो एक बात तो ऑब्वियस है कि सर ये सारे प्लेट्स जो इस सॉरी ये डायलेक्ट्रिक, सारे डायलेक्ट्रिक जो प्लेट का सरफेस एरिया ऑक्यूपाई कर रहे होंगे वो तो सेम होगा। तो इसी को लिखने का एक और तरीका है कि कैपेसिटेंस आप ऐसे भी लिख सकते हो, एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय ए डिवाइडेड बाय डी माइनस ऑफ टी। टी की जगह आप लिखेंगे डी, तो डी ही है बिकॉज इट इज द सेपरेशन बिटवीन द टू प्लेट्स, but in place of t you will write this as t1 plus of t2 plus of t3 up to tn। इसी तरह से आगे लिखेंगे आप d minus t plus t by k, तो t by k में आप लिखेंगे t1 by k1 plus of t2 by k2 एंड इसी तरह से up to tn by kn, tn by kn। ये ऐसे लिखेंगे आप। एक बात तो ऑब्वियस है सर कि t1 plus t2 plus t3 up to tn अगर ऐड करोगे तो ये पूरा टर्म d हो जाएगा, है ना, तो d आ जाएगा, तो ये वाला टर्म इस वाले टर्म से कैंसिल। तो कैपेसिटेंस इस केस में, कैपेसिटेंस को आप ऐसे भी लिख सकते हो E1 upon T1 by K1 plus of T2 by K2 and so on। This is also the way of writing the same capacitance in series। I hope आपको बात समझ में आती है। आगे बढ़ूं? यस सर। ठीक है, अब देखो एक आध क्वेश्चन कर लो। एक मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन ले रहा हूँ, उसके बाद फिर एक जेई का मैं क्वेश्चन उठाऊंगा। तो एक क्वेश्चन ऐसे देख लो कि अगर आपको ऐसे बोला जाए कि अब बच्चों वाला क्वेश्चन मैं नहीं ले रहा, डायरेक्ट एक बेहतर सा सवाल ले रहा हूँ, एक अच्छा सा क्वेश्चन, क्योंकि अपने पास इतना टाइम नहीं है कि बिल्कुल एकदम बेसिक से चलें अभी। तो ऐसा समझिए कि लेट से कि देयर इज अ डायरेक्ट्रिक ऑफ डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, ये K2, एंड देयर इज अ थर्ड डायरेक्ट्रिक ऑफ डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट K3। इसके कुछ अच्छे वैल्यूज दे दूंगा ताकि कुछ अच्छा रिलेशन आ जाए सर। आप इसको ऐसे इमेजिन करो, ये K2 2K, ये 3K और ये K। ये मान लीजिए कि ये सेपरेशन D/2 and net separation is D। The plate area is A and this occupies half of the area and net plate area is A। अब इस केस में आपसे पूछा गया कि इसका C इक्विवेलेंट क्या होगा। इस केस में आपसे पूछा गया कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ C इक्विवेलेंट इन दिस केस, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ C इक्विवेलेंट। इस केस में इसका C इक्विवेलेंट बताना है। अब क्वेश्चन ये है कि C इक्विवेलेंट कैसे बताएं, तो बताओ ऐसे ही ओरली, मतलब ओरली बस मुझे ये बता सकते हो कि आपको क्या दिखाई दे रहा है, कि सीरीज और पैरेलल दोनों दिखाई दे रहे हैं इसमें, या सीरीज सिर्फ दिखाई दे रहा है, या सिर्फ पैरेलल दिखाई दे रहा है? सर सीरीज और पैरेलल दोनों है इसमें तो। अच्छा, कौन कौन सीरीज में, कौन कौन पैरेलल में है? कैसे सॉल्व कैसे करोगे? करना नहीं अभी, देख के सिर्फ मुझे बताओ। सर ऐसे हाउ विल यू क्वेश्चन अटेम्प्ट? बिल्कुल ही छोड़ दिए थे, तो मेरे इसमें बेसिक्स बहुत वीक है। अच्छा ठीक है, अभी अभी तो बेसिक कुछ सुना है ना आपने, तो उसके अकॉर्डिंग, अच्छा चलो ऐसे बेसिक में आपसे मैं ऐसे बोल दूं कि अगर मैं आपसे यही कहता, ये क्वेश्चन मैं आपसे कहता कि साहब यहाँ पर K है और यहाँ पर 3K है, तो आप इसको कैसे सॉल्व करते? फॉरगेट अबाउट दैट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखो। हाँ तो सर पहले मतलब इन दोनों को सीरीज में और फिर पैरेलल में K और सीरीज 3K। नहीं 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 नहीं, तुम समझे नहीं। चलो एक बेसिक से क्वेश्चन पे आते हैं, रुक जाओ, इस क्वेश्चन पे हम वापस आएंगे अभी बाद में, पहले मैं इस क्वेश्चन पे आता हूँ। सर मान लो मैं आपसे कहता हूँ कि ये आपका कैपेसिटर का प्लेट है, इसमें मैंने आपसे कहा कि मैंने दो डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करा है।
सच दैट एक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है और दूसरे का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2k है. इसका width या thickness is d by 2 and the total separation is d. The area of each plate is a. Area of plate and dielectric is a. आपको बताना है इसका C equivalent कितना होगा. What would be the value of C equivalent? C equivalent की वैल्यू बतानी है. समझ में आ गई बात? yes, कैसे करेंगे ध्रुव? सर वही कैसे तो निकालेंगे? फॉर्मूला बताया वही फॉर्मूला लगा देंगे. मतलब अभी मैंने दो बातें इसमें बताई थी. एक तो लास्ट डे मैंने आपसे बोला था, एक तो लास्ट डे में लास्ट एक तरीका मैंने बोला था, दूसरा अभी मैंने बताया. तो अगर मैं इसको कैसे सॉल्व कर सकता हूं, मान लो मैं इसको कहता हूं कि साहब ये आई कैन ट्रीट इट एज अ कैपेसिटर, ठीक है, जिसका कैपेसिटेंस मैं मान लेता हूं कि C1 है, एंड दिस पार्ट आई कैन आल्सो ट्रीट दिस पार्ट आल्सो एज कैपेसिटर, और इसका कैपेसिटेंस मान लेता हूं कि C2 है. करेक्ट? यस सर. ठीक है. अगर मैंने इसको C1 को लिखना है तो C1 क्या लिखूंगा? K टाइम्स ऑफ C1 का मतलब ये हो गया कि भाई आप ऐसे मान रहे हैं कि ये पूरा, आप ऐसे मान रहे हैं कि ये जो पूरा है ये पूरा, इसको आप एक प्लेट की तरह ट्रीट कर लो ना, ये बीच वाली लाइन को, ऑल्दो इट इज नॉट अ प्लेट. और इसीलिए मैंने कहा था फिजिकली इट इज ओनली वन कैपेसिटर, बट मैथमेटिकली इट कैन बी ट्रीटेड एज टू कैपेसिटर्स, राइट? तो खैर इसमें देखिए K टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट area which is occupied by this plate is this dielectric is same as that of the plate divided by d. d की जगह आप क्या लिखेंगे? d by 2. सही? यस सर. इसी तरह से अगर आप C2 लिखेंगे, जहां नहीं समझ में प्लीज पूछिएगा, 2k एप्सिलॉन नॉट a अगेन d by 2. अब हमने आपसे बोला था कि ये दोनों को हम सीरीज में अज्यूम कर सकते हैं मैथमेटिकली. इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं 1/C1 plus 1/C2. तो मैं डायरेक्टली इसको ऐसे क्यों ना लिख लूं? C equivalent can be written as equal to C1 into C2 divided by C1 plus C2. डायरेक्ट लिखने का तरीका. तो C1 की वैल्यू आप लिख लीजिए. तो twice of K epsilon naught A divided by D into twice, तो twice of twice 4 times of K epsilon naught A divided by D divided by sum of the two. तो ये हो जाएगा twice of K epsilon naught A by D प्लस ऑफ 4 टाइम्स ऑफ K epsilon naught A by D. अब इसको सॉल्व कर लो. तो सब में दिख रहा है आपको K epsilon naught नीचे कॉमन आ जाएगा, तो K epsilon naught D, K epsilon naught D कॉमन, तो ऊपर का एक K epsilon naught D कैंसिल. और एक D हो गया. हो गया कैंसिल. तो ये बचेगा सर 8 टाइम्स ऑफ K epsilon naught A upon D डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में 2 plus 4 is 6. अब ये 4/3 आ जाएगा आंसर. 4/3 टाइम्स ऑफ K into epsilon naught A by D. That will be your answer. Yes sir. ठीक है. आगे बढ़ूं? नोट कर लिया हो आपने तो? यस सर. ठीक है. अच्छा, इसी में अगर मैं ऐसे कहता कि इफ आई हैव प्लेस्ड द डाइलेक्ट्रिक दिस वे, कि मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि डाइलेक्ट्रिक को मैंने ऐसे रख दिया K और ये 2K. मैं आपसे अब ये जो दोनों डाइलेक्ट्रिक स्लैब आपको दिखाई दे रहे हैं, दे आर नॉट ऑक्यूपाइंग द एरिया एग्जैक्टली इक्वल टू द एरिया ऑफ द प्लेट. क्योंकि ये अगर मान लो कि मैं आपसे क्वेश्चन में कह रहा हूं कि ये हाफ ऑफ द एरिया को ऑक्यूपाई कर रहा है, तो ये अनदर हाफ को ऑक्यूपाई कर रहा है, इसका मतलब. बट इन दोनों का जो थिकनेस है दैट विल बी सेम. दिस विल बी D. द सेपरेशन बिटवीन द टू प्लेट्स वुड बी D. करेक्ट है? यस सर. है ना? अब इस केस में ये इनको आप एक C इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे? हाउ विल यू ट्रीट दिस द होल सर्किट एज? हाउ विल यू ट्रीट दिस होल कॉम्बिनेशन? दो कैपेसिटर ले लेते हैं जी. दो कैपेसिटर ले लेते हैं सर, सीरीज में. दो कैपेसिटर सीरीज में होगा ये? ठीक से सोच के बोलो ध्रुव भाई. आप इसको दो कैपेसिटर की तरह ट्रीट करेंगे तो these two capacitors will be in series or in parallel. अगर कभी आपको ऐसी दिक्कत आए ना कि नहीं समझ आ रहा कि सर ये सीरीज है कि पैरेलल है, अपने को नहीं पता चलता, तो आप एक काम कर लो ना, ये मेटेलिक प्लेट है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज मान लो और दूसरे वाले पे नेगेटिव मान लो. अब बताओ, क्या आपको नहीं लगता कि इसको मैं एक कैपेसिटर की तरह ट्रीट करूंगा और इसको एक कैपेसिटर की तरह ट्रीट करूंगा, तो इस दोनों कैपेसिटर का पॉजिटिव प्लेट यहाँ कनेक्टेड है और इन दोनों का नेगेटिव प्लेट यहाँ कनेक्टेड है? यस सर. नहीं आया? क्या ये कॉम्बिनेशन बिल्कुल इस तरह का नहीं है कि आपके दो कैपेसिटर हैं और ये इन दोनों का पॉजिटिव एक साथ कनेक्टेड है?
यस सर। और इन दोनों का नेगेटिव एक साथ हम्म। कनेक्टेड है ना, तो ये दिख गया कि ये पैरेलल है। ये हम्म। पॉजिटिव 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 नेगेटिव 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 पॉजिटिव 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 नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो ये दोनों कॉम्बिनेशन कैसा हो गया, पैरेलल हो गया। तो आप पैरेलल में लिख दो, पहले तो आप सी इक्विवेलेंट निकाल लो, इसका आप C1 मान लो, इसका C2 मान लो। तो सी इक्विवेलेंट की वैल्यू आप लिखेंगे C1 प्लस ऑफ C2, दैट विल बी इक्वल टू K टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट एरिया A/2 सेपरेशन D। सही है? यस सर। 2K एप्सिलॉन नॉट A/2 डिवाइडेड बाई D। यस सॉल्व सर। कर लो जो भी आंसर आ जाए। थ्री टाइम्स ऑफ K एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई 2D, यही तो आएगा शायद। दिस विल बी सी इक्विवेलेंट। अब कुछ हजम हुआ? यस सर, अब कर लूंगा। अब कर लोगे? एक और बेसिक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, पहले वो बता दो तो मैं आगे उस पे आता हूँ। जो मैंने पहला क्वेश्चन लिया था उस पे वापस आऊंगा, बट उससे पहले एक बेसिक क्वेश्चन आप करो। मैंने आपसे बोला कि साहब ये ऐसे, ये दो प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर हैं, इधर 2K है, इधर K है, या तो ऐसे समझ लो, इसको भी K मान लेते हैं, ये वाला K और ये 2K। इधर जो एरिया है ऑक्यूपाइड A/2, इधर जो एरिया ऑक्यूपाइड है A/2, ये जो है दिस इज D/2, दिस इज अगेन D/2, दिस इज योर D। आपको बताना है व्हाट वुड बी द C इक्विवेलेंट ऑफ दिस अरेंजमेंट। कोशिश करो, देखो देखो, आप हर पार्ट को एक एक कैपेसिटर की तरह ट्रीट करो, बट यू हैव टू आइडेंटिफाई कि which of the part is connected in series and which of the part is connected in parallel. That you have to identify by yourself. Sir, 7/6 K E naught A upon D. Even I don't know the answer. क्वेश्चन मैंने कुछ रैंडम सा कुछ बनाया, तो चलो देखते हैं। पहले तो मुझे ये बताइए कि
मस्ट हैव प्रोसीडेड दिस वे कि आपने इसको एक कैपेसिटर माना होगा, इसको आपने इस पोर्शन को यू मे हैव कंसीडर्ड एज वन कैपेसिटर, और इस वाले पोर्शन को भी you may have considered this as also one capacitor, right? आपने हर यस पोर्शन सर। को एक एक कैपेसिटर कंसीडर किया होगा, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि हाउ दीज कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड, मतलब हाउ these three capacitors are connected, which of them is in series and which of them is in parallel, how are they connected? Dhruv, can you hear me? हेलो हाँ ध्रुव भाई, हाँ ध्रुव भाई। सर, जो ये 2 और 3 वाले हैं, इनको तो हम्म, हम वैसे ही कर लेंगे जैसे हमने पहले करा था, सीरीज में कैसे करके। मतलब सीरीज में, बिल्कुल सही बात। और इसका जो कॉम्बिनेशन आएगा वो इस वन के साथ पैरेलल में आएगा, पैरेलल बिल्कुल में आ सही। जाएगा। वेरी गुड। तो देखो, बाकी तो सिंप्लीफिकेशन है, मेथड आपका बिल्कुल सही है कि 2 और 3 ऑब्वियसली दे विल बी इन सीरीज, और इसका जो कॉम्बिनेशन आएगा वो 1 के साथ पैरेलल में होगा। बाकी आपका सिंप्लीफिकेशन आपने सही किया है, तो आपका आंसर सही होगा, मेथड आपका सही है। क्लियर है? तो इसलिए इस पे टाइम पास नहीं करूंगा। ओके सर। ठीक है, मेथड आपका बिल्कुल सही है, इसलिए टाइम पास करके कोई फायदा नहीं है, फिर मैं सॉल्व करूं कामा का टाइम जाएगा। यस सर, तो उससे बेहतर है कि मैं इस पे आ जाऊं। अब ध्रुव, अब बताओ, इस क्वेश्चन को देखो और बताओ कि अब क्या समझ में आ रहा है। आप हर पार्ट को एक एक कैपेसिटर की तरह ट्रीट करिए, तो ऑब्वियसली यहां पर भी आपको 3 कैपेसिटर नजर आ रहे होंगे, है ना? आपको 3 दिखाई दे रहा होगा, यस एक सर। ये, एक दूसरा ये, और एक तीसरा ये। अब मुझे बताओ कि हाउ आर दे कनेक्टेड, कौन सा सीरीज में, कौन सा पैरेलल में, हाउ दीज कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड, अब बताओ। अगर आपको नहीं समझ में आया तो ऊपर प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज, नीचे प्लेट पे नेगेटिव चार्ज। यस सर, वही कर रहा हूँ अभी। करो, सिर्फ मुझे ये बताना कि कौन कौन सीरीज और कौन पैरेलल में, बस ये बताना, अभी सॉल्व मत करना। ओके सर। ठीक है। सर ऊपर वाले तो, हम्म ये ऊपर वाले पे तो, हम्म ऊपर वाले सर 2 सीरीज में और फिर वो टोटल नीचे के साथ पैरेलल में। ये तो बिल्कुल ही गलत बात हो गई। अगर आप इसको ऐसे मानते हैं ना बेटा, ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, अरे पीला क्यों आ जाता है, ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट। तब मुझे एक बात बताओ, ये पॉजिटिव वाले के साथ सीरीज में है? नहीं सर, दोनों पे तो वही है, पैरेलल में ही हुआ है। ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल में या सीरीज में? पैरेलल में हुआ है, ऊपर वाले के और 3 के। ऊपर वाले दोनों पैरेलल में हो गए ना। अब देखो, यही कॉन्सेप्ट समझना है। मैं अगर आपको रियल कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, जो वो सुने आप, कि ये बच्चा 99.9% बच्चा यही कहता है जो आपने सेकंड टाइम कहा है, कि ऊपर वाले दोनों पैरेलल में और उसका जो कॉम्बिनेशन होगा वो नीचे वाले के साथ सीरीज में होगा। ये 99.9% बच्चा कहता है, और आपको अजूबा लगेगा कि ये गलत बात है। अब यही पे मैं कॉन्सेप्ट फिर से रिपीट करता हूं। सर ये मुझे तीनों एक, पैरेलल में है। नहीं बेटा, ना तो तीनों पैरेलल में, ना तो तीनों सीरीज में। अच्छा। हम्म यहाँ पे पैरेलल और सीरीज का दोनों का कॉन्सेप्ट है, बट कैसे है वो मैं बताता हूँ। 1 मिनट रुकोगे, मैं जरा एक कॉल अटेंड करूँ, 1 मिनट। यस सर। हाँ जी, अब सुनिए ध्रुव भाई, पहले तो इस अरेंजमेंट को बहुत अच्छे से सुनना, जो मैं फिर से सुना रहा हूँ। मुझे एक बात बताओ ध्रुव, अगर मैं ये ऐसे लाइन ले लूं, मैं कहूँ ऐसे डाइलेक्ट्रिक रखे हुए हैं, तो आप दोनों को एक एक कैपेसिटर की तरह ट्रीट करेंगे, तो ये दोनों को आप एक एक कैपेसिटर की तरह ट्रीट करेंगे, तो ये दोनों कैसे कनेक्टेड है, सीरीज या पैरेलल? ध्रुव, कैन यू हियर मी बेटा? सर आपकी आवाज कट रही थी। यस सर। अब आ रही है?
मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर आप ये दो प्लेट ले लें, एक पे पॉजिटिव चार्ज एक पे नेगेटिव चार्ज, आप इसको और इसको दोनों को एक एक कैपेसिटर की तरह ट्रीट करेंगे, मानते हैं आप? अगर मैंने दो डाइलेक्ट्रिक भरा है तो ये दोनों कैपेसिटर को आप कैसे कनेक्ट करेंगे, मतलब कैसे आप अज्यूम करेंगे, सीरीज में या पैरेलल में? वेरी गुड, सीरीज में, बहुत बढ़िया। और अगर ऐसे रख दूं डाइलेक्ट्रिक K1 और ये K2, ये पॉजिटिव तो सर पैरेलल में, ये नेगेटिव, अब पैरेलल में, बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा। अब मुझे ये बताओ कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कैसे कनेक्टेड है? पैरेलल में, पैरेलल में। ऐसा लगता है बट ऐसा है नहीं। अब सर तुम बेवकूफ बनाते रहते हो। याद करो, मैंने आपसे बोला था कि पैरेलल में एक्चुअली में कैपेसिटर्स बन रहे होते हैं, कैपेसिटर फॉर्म हो रहा होता है। याद करो, मैंने कॉन्सेप्ट में बताया था कि इसको अगर आप आधा काट दोगे तो ये भी अपने आप में एक कैपेसिटर बनेगा और ये भी अपने आप में एक कैपेसिटर बनेगा और ये पैरेलल होगा। यही बोला था ध्रुव भाई। और कैपेसिटर बनने के लिए मेटालिक प्लेट, दो मेटालिक प्लेट होना जरूरी है। You need to have two metallic plates oppositely charged, then only it will form a capacitor. क्लियर है? अब मुझे एक बात बताइए कि ये जो लाइनिंग मैंने बनाया है, इज इट अ मेटालिक प्लेट? नहीं है सर, इट्स नॉट। अगर मेटालिक प्लेट ये होता तो फिर नेगेटिव चार्ज मैंने नीचे क्यों दिखाया? यस सर, समझ आ रही बात? ये मेटालिक प्लेट नहीं है तो सर ये क्या है? ये तो बस एक लाइन है जो डाइलेक्ट्रिक को सेपरेट कर रही है। वो तो सिर्फ सेपरेट करने के लिए वो एक लाइन बनाई गई, इसलिए वो डॉटेड बनाई गई। याद रखो कि सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए एक्चुअली में फिजिकली कैपेसिटर फॉर्म नहीं होता, बट पैरेलल में तो फिजिकली भी कैपेसिटर फॉर्म हो रहा होता है और मैथमेटिकली भी उसका रिजल्ट C1 प्लस C2 प्लस C3 होता है। समझ आई बात? तो इसका मतलब है कि एक्चुअली में ये वाला K वाला पार्ट और 3K वाले पार्ट को अगर आप कैपेसिटर की तरह ट्रीट करोगे और कहोगे ये दोनों पैरेलल में, तो ये पैरेलल में बिल्कुल भी नहीं है। यस सर, यस सर। समझ आई बात? अब इसमें बच्चा कहता है सर इसमें लास्ट वाला क्वेश्चन जो आपने कराया था उसमें तो आपने ऐसे ही करा था कि भाई ये वाला K1 मान लो, ये वाला K2 और ये K3, तो आपने ये बोला था कि ये दोनों को सीरीज में मान लो, इसीलिए तो बोला था भाई इन दोनों को सीरीज में मानो। और इन दोनों के सीरीज में मानने के बाद इन दोनों का जो K इक्विवेलेंट आएगा वो K3 के साथ पैरेलल में होगा। अच्छा, तो सर हम इसको भी हम दो में डिवाइड कर देंगे, इसलिए बोला था। अब हाँ बिल्कुल सही, अब तुम्हारा दिमाग चला कि जो नीचे वाला है इसको हम ऐसे ये भी A/2 और D/2 का वो बन जाएगा, 2K इसका वो हो जाएगा। हाँ, अब मैं बता देता हूँ, बिल्कुल सही। इसको आप ये 2K था तो 2K इधर भी दिखा दो, 2K इधर भी दिखा दो, तो आप कह सकते हो ये वाला और ये वाला दोनों सीरीज में आपस में मानते हो? आपस में पैरेलल में नहीं, आपस में ये दोनों सीरीज, ये भी दोनों सीरीज और इन दोनों का आपस का कॉम्बिनेशन पैरेलल। क्लियरिटी? हाँ बिल्कुल सही, ये लॉजिक है। मान लो इसको C1 कह लेते हैं, इसको C2 कह लेते हैं, इसको C3 कहेंगे, तो ये भी C3 ही होगा। तो करना कुछ नहीं है, आपको लिखना है C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, मैं सॉल्व नहीं करूंगा, मेथड बता रहा हूँ, C1 प्लस ऑफ C3। और इसी तरह से आप C इक्विवेलेंट डैश, मतलब इधर वाले का आप लिखेंगे C2 इंटू C3 डिवाइडेड बाई C2 प्लस C3। ठीक है? और फाइनली आप लिखेंगे C इक्विवेलेंट डबल डैश, मतलब जो फाइनल रिजल्ट होगा दैट वुड बी इक्वल टू C इक्विवेलेंट प्लस ऑफ C इक्विवेलेंट डैश। ये लिखेंगे आप। यस, अग्रीड? मेथड क्लियर हो गया? अब देखो एक बार ये कर लिया, आगे बढ़ सकता हूं? यस सर, आगे बढ़ो। ठीक है, अब देखो एक बार जेई ने ये क्वेश्चन पूछा इसी कॉन्सेप्ट पे। मैं आपको ईयर वियर सब बता देता हूं, मैंने क्वेश्चन आपके लिए निकाला हुआ आज। कहां गो? क्वेश्चन पूछा ईयर 2000 में, स्क्रीनिंग। पहले आपको पता होगा कि आईआईटी का जो पेपर होता था, एक होता था स्क्रीनिंग और दूसरा होता था मेंस। सब्जेक्टिव को मेंस कहते थे और ऑब्जेक्टिव वाले को स्क्रीनिंग। अब सुनिए आईआईटी ने सवाल क्या पूछा, और आईआईटी ने यहाँ पर गलती करी है। आईआईटी में भी क्वेश्चन में गलती होती है और हर बार होती है, अक्सर होती है। और यही सेम टू सेम सवाल डिट्टो नीट में पूछा गया 2015 में। ये आईआईटी का जो क्वेश्चन है इसी को नीट ने रिपीट किया 2015 में, और 2015 के उस पेपर में ये क्वेश्चन आया था जो पेपर कैंसिल हो गया। आपने सुना होगा 2015 में, अगर शायद आपको आइडिया हो तो, 5 साल पहले। हाँ हुआ था बीच में कुछ, है ना, वो पेपर लीक हो गया था, तो पेपर कैंसिल हुआ था, फिर हाँ दोबारा पेपर हुआ और था। वो ज्यादा टफ तो यही सेम टू सेम, हाँ वो ज्यादा टफ आया था।
तो अब क्या किया कि नीट वाले ने इसी क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट किया और सेम कॉन्सेप्ट उसने भी यूज किया, क्यों किया मुझे नहीं पता, बट क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन क्या क्या कहा जेई ने जब 2000 में पूछा तो क्वेश्चन क्या था वो सुन लें आप। क्वेश्चन ये था कि साहब ये ऐसा कैपेसिटर ऐसा है और आपको ये बोला कि साहब इसके आधे में K1 है, इसके आधे में K2 है, और ये जो अभी कराया है मैंने बिल्कुल सेम टू सेम कहानी, बट मैं फर्क समझा रहा हूँ कि क्या गलती कर जाते हैं जेई वाले भी। ये सेपरेशन दो प्लेट्स के बीच का डी है, उसने बोला कि साहब ये D/2 है, कोई इशू नहीं सर, मजा आ रहा है यहाँ तक तो बहुत सही बात। ये बोला कि ये A/2 है, इसने बोला हुआ था बिल्कुल साफ साफ यही क्वेश्चन है। उसने बोला कि सर अगर मैं इस if a single dielectric material is to be used to have the same capacitance in this capacitor, then the dielectric constant K is given by, मतलब अगर मैं इस पूरे का इक्विवेलेंट सिंपली एक से अगर रिप्लेस करना चाहता हूं, K इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होगी, मतलब अगर इफ आई वांट टू रिप्लेस द होल बाय सिंगल वन। और याद रखिएगा दे डिडंट टेल कि दिस इज अ मेटालिक प्लेट, दे डिडंट से दैट, है ना, इसके बारे में ये नहीं बोला कि मेटालिक प्लेट है। तो जब ये मेटालिक प्लेट नहीं है तो एक बढ़िया जो बच्चा होगा जिसको कॉन्सेप्ट पता है वो इसको तो यही कहेगा कि साहब इसको आप आगे डिवाइड कर दें दो पार्ट में और कहीं ये वाला सीरीज में, ये वाला सीरीज में, और उसका कॉम्बिनेशन आपस में पैरेलल में, यही तो कहेगा कोई भी अच्छा बच्चा, तो यही कहेगा जो कॉन्सेप्ट जानता है। जैसे आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप यही कहेंगे दैट इज द राइट कॉन्सेप्ट, जो अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व करने में किया है। यस सर। अब जेई ने इसके साथ ऑप्शन दिया, पहले समझिएगा, जेई ने इसके साथ ऑप्शन दिया 1/K1 प्लस 1/K2 प्लस 1/2K3। दूसरा ऑप्शन बी दिया उसने 1/K इज इक्वल टू 1/K1 प्लस ऑफ K2 प्लस ऑफ 1/2K3। सी का ऑप्शन था K1 K2 K1 प्लस ऑफ K2 प्लस ऑफ 2K3, और डी वाला जो ऑप्शन था दैट वाज K इज इक्वल टू K1 प्लस K2 प्लस ऑफ ट्वाइस ऑफ K3। ये ऑप्शंस दिए। आपको मैं बताऊं कि आपको जो एक्चुअल मेथड अभी मैंने सिखाया है वो मेथड लगा के आप सॉल्व करके थक जाओगे, कोई सा ऑप्शन मैच नहीं करेगा। समझ रहे हैं आप, कोई सा ऑप्शन मैच नहीं करेगा। जेई वाले ने गलती करी। आंसर आया आपका ऑप्शन मैच कब करेगा, जब आप इस वाली लाइन को एज अ कंडक्टर ट्रीट करें। अच्छा, मैं बताता हूँ, मतलब K1 समझ रहे K2 हो? को मैं पहले पैरेलल में ले लूं। पैरेलल में लेके सॉल्व करोगे तब आंसर मैच करेगा। अब ये गलती करी जेई वाले ने और यही गलती रिपीट किया नीट वाले ने, लेकिन कॉपी पेस्ट था तो गलती गलती है भाई। इसको अगर आप कंडक्टर मान लो तो जाहिर सी बात है कि K1 और K2 वाले को आप पैरेलल मान लोगे, और K1 K2 वाले को पैरेलल मान लोगे तो कोई ना कोई आंसर मैच कर जाएगा। करके देखो तो, करोगे अभी जल्दी से कर दोगे? यस सर। सॉल्व करने का तरीका वही है, सी इक्विवेलेंट, और फाइनल जो सी इक्विवेलेंट आएगा उस सी इक्विवेलेंट फाइनल की जगह हम एक से रिप्लेस करें ना, तो सी इक्विवेलेंट फाइनल जो आएगा उसको हम लिख लेंगे K इक्विवेलेंट मल्टीप्लाइड बाय एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D, ये कर लेंगे। ठीक है, करके देखो, करके देखो, करके देखो। पहले तो आप नेट कॉम्बिनेशन निकालो, सी इक्विवेलेंट निकालो जैसे आपको बताया गया। मतलब वही गलत वाले तरीके से करो ना अभी? हाँ, गलत वाले ही तरीके से। याद रहे K1 और K2 वाला पैरेलल कंसीडर करोगे तो इसका जो इक्विवेलेंट आएगा वो K3 वाले के साथ सीरीज में होगा। यस सर। वेरी गुड।
हो गया? यस सर, लेकिन ना यहाँ पे मेरा एक मिनट 1/k इक्विवेलेंट देखना पड़ेगा। चलो मैं बताता हूँ। सिंपल सी बात है, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको जो जिस तरह से कैपेसिटर दिया है, मान लो कि एक को C1 मान लो जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, तो C1 को मैं लिख सकता हूँ सर सिंपली मल्टीपल K1। करेक्ट है ये? नहीं सिंगल करेक्ट। इसमें तो गड़बड़ हो रही ठीक है, देखो K1 एप्सिलॉन नॉट A/2 डिवाइडेड बाय D/2 लिख सकता हूँ। है। यस K1 सर। है ना, C1 की वैल्यू ये लिखा होगा आपने। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू सिंपली K1 एप्सिलॉन नॉट A/D। सिमिलरली C2 की वैल्यू इसी लॉजिक के हिसाब से K2 एप्सिलॉन नॉट A/D, और C3 की जो वैल्यू है दैट C3 विल बी इक्वल टू K3 मल्टीप्लाइड बाय टोटल एरिया ये लेगा इनटू एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D/2। ठीक है, तो दिस विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ K3 इनटू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D। अनडाउटेडली अगर आप देखो, अगर आपने बीच में एक कंडक्टर अज्यूम कर लिया तो C1 और C2 आपके पैरेलल में, तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू आप लिखेंगे C1 प्लस ऑफ C2 दैट इज K1 एप्सिलॉन नॉट A/D प्लस ऑफ K2 एप्सिलॉन नॉट A/D। इसका मतलब आप इसको लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट A/D, ठीक है, C1 तो सॉरी K1 प्लस K2, ये आ जाएगा सर। यस सर। अब ये जो C इक्विवेलेंट आया है वो किसके साथ सीरीज में है? तो वो सीरीज में C3 के साथ, करेक्ट है। तो 1/C इक्विवेलेंट डैश, ठीक है, इज इक्वल टू 1/C इक्विवेलेंट प्लस ऑफ 1/C3, करेक्ट है ध्रुव। 1/C इक्विवेलेंट डैश को आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/C इक्विवेलेंट जो आपने निकाला है, तो 1 बाई दिस होल वैल्यू, और 1 बाई दिस होल वैल्यू आप करेंगे तो ये आ जाएगा D अपॉन एप्सिलॉन नॉट A इंटू K1 प्लस ऑफ K2 प्लस ऑफ 1 बाई C3 दैट विल बी इक्वल टू D डिवाइडेड बाई 2 K3 एप्सिलॉन नॉट A। एम आई राइट? यस सर। अब C इक्विवेलेंट डैश को आप क्या लिखोगे? तो आपको मैंने यहाँ पर बताया था, अगर आपको ये दिखे, मैंने यहाँ पर बताया था कि इफ यू वांट टू रिप्लेस दिस बाय अ सिंगल कैपेसिटर, तो इसका मतलब इसका जो C इक्विवेलेंट आएगा, ये C इक्विवेलेंट, इसको हम लिख सकते हैं K इक्विवेलेंट मल्टीप्लाइड बाय एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D। यही करा है सर। ठीक है, वेरी गुड। तो यहाँ पर अगर आप 1/C इक्विवेलेंट लिखेंगे, इसको 1/C इक्विवेलेंट, तो आप इसके बाद का स्टेप यहाँ पर लिख सकते हैं 1/C इक्विवेलेंट, तो ये आ जाएगा सर कितना, कहाँ गया वो, D नीचे ऊपर चला जाएगा और K आपको इक्विवेलेंट, D E नॉट A/K इक्विवेलेंट। K इक्विवेलेंट बिल्कुल यही करा होगा आपने। तो D अपॉन एप्सिलॉन नॉट A इंटू K1 प्लस ऑफ K2 प्लस ऑफ D अपॉन twice of K3 into epsilon naught A. Without any doubt, D goes, epsilon naught A gets cancelled out. तो 1/K equivalent की जो वैल्यू आ रही है, this will be equal to 1/K1 plus K2 plus 1/2 K3. This will be your answer. ठीक है, अब देखो इसमें ऑप्शन में दे रखा होगा ये कहीं पर, कहाँ पर है, यहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। समझे? यस सर। तो ऑब्वियस है कि वो अगर गलत ऑप्शन लेके ये आंसर आ रहा है, गलत ऑप्शन लेके सही आंसर आ रहा है, तो सही ऑप्शन, सही मेथड लेके तो गलत ही आएगा ना। समझ गए? तो इसका मतलब ये है कि सर इस कहानी का मैंने आपको एक मतलब समझाने की कोशिश की है कि कई बार अगर कुछ चीजें जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है वो फेल हो रहा हो ना, तो वो बाय द रॉन्ग मेथड ऑल्सो। समझ गए? ये मैंने दोनों चीजें इसलिए बता दी हैं कि ताकि मैं अपना सेफ साइड ले लूं कि अगर कहीं जेई फिर से अगर ऐसी गलती दोहराता है और आपने एक बार क्वेश्चन अटेम्प्ट किया फ्रॉम द करेक्ट मेथड और उसका आंसर नहीं आया, तो आप एक रॉन्ग वे में भी जाके सोच सकते हो। ओके सर। ठीक है, हाँ जनरली ये काम नहीं होगा, जनरली ऐसा नहीं होगा कि ऐसा जनरल केस तो नहीं रहेगा, बट फिर भी अगर कभी ऐसा हो जाए तो यू कैन गो बाय दैट रॉन्ग मेथड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ द डायलेक्ट्रिक्स, राइट, कि डायलेक्ट्रिक को हम इसी तरह से कंबाइन कर सकते हैं और उसके केसेस मैंने आपको बता दिया। अब इसी डायलेक्ट्रिक को कॉन्सेप्ट पे कुछ और बात है और उसके बाद लास्ट में हम बात करेंगे वो उस फॉर्मूले की कि कैसे क्या क्या पैरामीटर्स बदलते हैं। अब एक और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मैं आपको सिखा रहा हूं, उसको जरा अच्छे से समझिएगा। देखिए, इसी में अगर मैं आपको ग्राफ की बात करूं, ग्राफ ड्रॉ करने को बोला जा सकता है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स का या पोटेंशियल वर्सेस एक्स का इन द केस ऑफ डिफरेंट
इलेक्ट्रिक प्लेस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। अब समझना इसको ग्राफ के फॉर्म में क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है रिलेटेड टू द डाइलेक्ट्रिक और डाइलेक्ट्रिक स्लैब प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन कहूंगा सर ये ऐसा मान लीजिए, ये एक प्लेट ऑफ कैपेसिटर है, ये ऐसे और ये सब ऐसे, मतलब ऐसा आप इमेजिन कर लीजिए कि ये प्लेट ऑफ कैपेसिटर है और फॉर इंस्टेंस मान लीजिए कि ये डी है, ये भी डी है, ये भी डी है। मैंने क्या क्या प्लेस किया है, ये दो प्लेट के बीच में मैंने स्लैब्स प्लेस किए हैं। कौन से स्लैब का क्या मतलब है वो अभी मैं बताता हूँ। आप ऐसा समझिए कि इसमें ये K1 है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, दिस इज ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 एंड दिस इज एयर। इस थर्ड वाला पार्ट में एयर है। समझ में आ गई बात यहां तक? यस सर। और आपको मैंने बोला कि K1 इज ग्रेटर देन K2, ये आपको मैंने क्वेश्चन में मेंशन कर दिया। आपसे बोला गया कि ड्रॉ करना है सर। क्या ड्रॉ करना है? E वर्सेस X का ग्राफ। X मतलब डिस्टेंस फ्रॉम वन ऑफ द प्लेट, फ्रॉम लेफ्ट प्लेट मान लो, एंड V वर्सेस X का ग्राफ। फिर से X इज द डिस्टेंस फ्रॉम द लेफ्ट प्लेट। अब कैसे होगा, ध्यान से सुनिए और समझिए। सर सबसे पहली बात, इफ आई टॉक अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड वाला पोर्शन, कि इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ अगर हम ड्रॉ करेंगे वर्सेस एक्स तो कैसे ड्रॉ करेंगे। तो पहली बात एक बात समझो कि अनडाउटेडली दो पोर्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट विल नॉट बी सेम। भाई जो K1 वाले पोर्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और K2 वाले पोर्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो सेम तो नहीं होगी। और दूसरी बात आपको याद होगा कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू आप जितनी बढ़ाएंगे उतना इलेक्ट्रिक फील्ड कम है ना, उतना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी। बिल्कुल सही। बट यस मैं ये कह सकता हूं कि सर यहां से 0 से स्टार्ट करो, मान लो ये 0 है तो 0 से D तक ये इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगी, जो भी होगी वो कांस्टेंट रहेगी। जब आप K2 वाले पोर्शन में जाएंगे जो कि कहां से कहां तक होगा, D से 2D। भाई अगर ये 0 है, ये यहां से यहां तक हम D पे पहुंचे तो यहां से यहां तक हम 2D पे चले जाएंगे, यहां से यहां तक हम 3D पे चले जाएंगे, है ना। तो K2 वाले पोर्शन में अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कुछ और होगी, बट जो होगी वो D से 2D तक कांस्टेंट रहेगी। और ये किससे ग्रेटर होगी? ये K1 वाले पोर्शन के इलेक्ट्रिक फील्ड से ज्यादा होगी, है ना। एंड इट विल रिमेन कांस्टेंट फ्रॉम D टू 2D। एयर वाले पोर्शन में जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल इवन बी ग्रेटर, सबसे ज्यादा तो इलेक्ट्रिक फील्ड एयर वाले पोर्शन ही में होगी, एंड इट विल बी कांस्टेंट फ्रॉम 2D टू 3D। क्लियर है? तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम ड्रॉ करें, सबसे पहला कांस्टेंट रहेगा, फिर उसके बाद थोड़ा सा ऊपर गया, कांस्टेंट रहा, और सबसे ज्यादा एयर में और कांस्टेंट रहेगा एयर में। ठीक है, सबसे ज्यादा एयर में और कांस्टेंट रहेगा, तो ये तीसरा। समझ गए? दिस इज हाउ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ड्रॉन। ओके सर। डिड यू अंडरस्टैंड द लॉजिक? यस सर। ठीक है, इसको आप वैल्यूज वाइज लिखना चाहें तो आप कह सकते हैं, मान लो इसकी चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा है इस प्लेट पे, और इस प्लेट पे चार्ज डेंसिटी मान लीजिए माइनस सिग्मा है। तो अगर आप वैल्यू वाइज बातें लिखना चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं सिग्मा K1 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर हो जाएगा सिग्मा K2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, दिस इज हाउ यू विल ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स। अब इसी में मैं जाऊंगा पोटेंशियल पे, तो पहले इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी करो। ले लिया सर स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब इसी में बात करते हैं पोटेंशियल का। तो पोटेंशियल के बारे में आप समझिएगा, पोटेंशियल के बारे में समझिए। इस पोटेंशियल को समझाने से पहले मैं उस रिलेशन को याद दिलाऊं आपको कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच का रिलेशन होता है। आपको एक बात मालूम है? dV/dr इक्वल टू E। यस, dV/dr और dV/dx, मतलब यहाँ पर x की बात हो रही है तो x के टर्म्स में ही अगर मान लो लिखते हैं। अब एक बात तो क्लियर है कि अगर आप एक बात और सोचे तो आप एक बात ये कह सकते हैं सर कि पोटेंशियल वर्सेस x का अगर मैं ग्राफ बना रहा हूं तो इसका जो स्लोप है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होता है। यस सर। बिल्कुल सही बात। अच्छा सर, इसका मतलब एक बात तो क्लियर है कि भाई बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, नॉन जीरो है, कांस्टेंट है, नॉन जीरो है, तो ये जो dV/dx का स्लोप होगा किसी भी पोर्शन का, इट हैज टू बी कांस्टेंट, इट हैज टू बी सेम। मतलब ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन ही बनेगा बट विथ स्लोप, और जो भी स्लोप होगा वो कांस्टेंट होगा। क्लियर है? अब इस लॉजिक को मैंने सोचने का तरीका क्या बनाया, मैंने एक बात तो क्लियर हो गई कि भाई ये स्ट्रेट लाइन बनेगा और इसका स्लोप भी कैसा होता है, तो स्लोप शुड बी नेगेटिव। व्हाई विल इट बी नेगेटिव? बिकॉज E इज इक्वल टू माइनस dV/dx, तो नेगेटिव ऑफ द स्लोप है ना, विल बी इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरी बात, अगर मान लो यहां पर मैं इसको 0 मान लेता हूं तो इसको मैं V मान सकता हूं। यस सर।
तो ये 0 तो ये भी 0, तो ये V तो ये भी V। इसका मतलब जब आप इस प्लेट पे हो तो पोटेंशियल की वैल्यू V है। अच्छा, इस 0 में कंफ्यूज मत हो जाना। जब इस प्लेट पे हो तो पोटेंशियल की वैल्यू V है, और जब आप इस प्लेट पे पहुंचे तो पोटेंशियल की वैल्यू 0 हो गई। यही तो मतलब हुआ। इसका मतलब आपके पोटेंशियल का ग्राफ स्टार्ट तो होगा सर V से, बट जाएगा ऊपर से वो नीचे जाके कितना हो जाएगा। जाएगा, हाँ, बट वो जाके 0 पहुंचेगा, ये बात तो ऑब्वियस है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात एक और समझते हैं सर, V वर्सेस के X के ग्राफ में एक और चीज समझते हैं। इस वाले पोर्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो भी है, इस वाले मान लो कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है, तो E2 इज ग्रेटर देन E1। एक बात सोचो कि उतने ही थिकनेस में ये इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा हो गई और ये इलेक्ट्रिक फील्ड उससे कम हो गया, है ना? उतनी ही थिकनेस में ये इलेक्ट्रिक फील्ड E2 ज्यादा है और उतनी ही थिकनेस में ये इलेक्ट्रिक फील्ड E1 कम है। यही तो मतलब है। इसका मतलब कि इस पॉइंट से इस पॉइंट जाने में पोटेंशियल चेंज हुआ है, तभी इलेक्ट्रिक फील्ड है भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट तभी है जब पोटेंशियल का रेट ऑफ चेंज कांस्टेंट है, बट चेंज तो होगा ना। और यहां से यहां जाने में भी पोटेंशियल चेंज हुआ है, ऑल्दो द रेट इज कांस्टेंट। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि किस पोर्शन में पोटेंशियल का रेट ऑफ चेंज ज्यादा होगा, इस पहले वाले पोर्शन में या दूसरे वाले पोर्शन में, व्हाट विल यू से? चेंज तो सर मेरे ख्याल से बराबर नहीं होना चाहिए दोनों में ही, क्योंकि वो नहीं 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 नहीं, देखो ये सेपरेशन दोनों में सेम है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू डीवी बाई डीएक्स, राइट? दोनों में डीएक्स की वैल्यू सेम है। ठीक है, इसको आप ऐसे लिख लो चाहे तो, डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स। दोनों पोर्शन का डेल्टा एक्स सेम है, राइट? तो आप क्या लिखेंगे? E1 इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स, ये डेल्टा V1 अपॉन डेल्टा X1। E2 इज इक्वल टू डेल्टा V2 अपॉन डेल्टा X2। ठीक है, और डेल्टा X1 और डेल्टा X2 सेम है, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गया, तो डेल्टा V1 बाई डेल्टा V2। आप खुद सोचो कि ये सेम है और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों पोर्शन की अलग अलग आ रही है, तो जाहिर है कि ये वाली वैल्यू दोनों में डिफरेंट होगी। हाँ डिफरेंट है। समझ आई बात? इसका मतलब किस में ज्यादा चेंज होगा? जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा है उसमें डेल्टा पोटेंशियल V2 का चेंज ज्यादा। ज्यादा होगा। हाँ। सिंपल सी बात। तो सबसे ज्यादा चेंज किस में आएगा अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के K2 टर्म्स वाले में पोर्शन कंपेयर में। करें? K2 वाले में या एयर वाले में? सर 1 और 2 में से तो इन K2 वाले में होगा। नहीं, हाँ ठीक है, ठीक है, 1 और 2 में से तो K2 वाले में। अब पूरे में बात करते हैं, तो सबसे ज्यादा चेंज बेटा पूरे में बात कर लेते हैं। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड किस में है? इस वाले में, एयर वाले में। एयर वाले में। तो सबसे ज्यादा चेंज किस में आएगा? इसी में आएगा। एयर वाले में। उससे कम K2 वाले में, उससे कम K1 वाले में। आई बात समझ? यस सर। अब देखो लॉजिक है कि भाई ऐसे मैं यहां से स्टार्ट करूंगा V से और पहुंच के 0 होना है। बस एक बात का याद रखना, मैं चाहे मुझसे डायग्राम एग्जैक्ट बने या ना बने, एक बात का ध्यान रखिएगा, वहां से V से स्टार्ट होकर 0 पे तो आना है। तो इस वाले में जब आऊंगा तो ये स्लोप, और इस वाले में आऊंगा तो ये स्लोप। स्लोप की अगर मैं बात करूं, ये मान लो θ1 है, ठीक है, ये मान लो θ2 है, और ये मान लो θ3 है। मान लो यहाँ पर आके 0 हो गए हम। क्लियर है? सेम वैल्यू ऑफ डी के लिए, है ना? लॉजिक समझना। तो अगर मैं थीटा की टर्म्स में बात करूं तो सबसे ज्यादा θ3 होगा, उसके बाद θ2 होगा, उसके बाद θ1 होगा। दिस वुड बी द रैंकिंग ऑफ द एंगल्स दैट इज मेड बाय द पोटेंशियल। समझे? स्लोप के टर्म्स में अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा थीटा किसके लिए होगा? सबसे ज्यादा θ3 वाले के लिए होगा, फिर 2 वाले के लिए होगा, फिर 1 वाले के लिए होगा। जिसमें ज्यादा चेंज उसमें थीटा की वैल्यू ऑब्वियस सी बात है ज्यादा। क्लियर? यस सर। लेकिन सर हम स्लोप पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से नहीं देखते। देखते हैं तो जाहिर सी बात है, बिल्कुल आप देखते हैं। तो ऐसे देखेंगे आप, तो ये थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा होगा, है ना? तो जो वैल्यू ये आएगी वही वैल्यू तो ये भी आएगी ना, और नेगेटिव में आ जाएगी, बस यही फर्क तो होगा। यस सर। समझ गए? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ूं? यस सर। एक मिनट मेरे को लिखने दो, एक बार से 2 सेकंड। ठीक है। यस सर, ठीक है, हो गया। ठीक है, अब देखो इसी में जैसे आप एक बात बता दो जल्दी से एकदम, कि अगर इसी में मैं आपसे कहूं कि ये कैपेसिटर का प्लेट, यहाँ पर एक K1, यहाँ पर कंडक्टर,
यहाँ पर K2, यहाँ पर ये सेल का वोल्टेज V, ठीक है। यस सर। और आपको बोला मैंने कि K1 फिर से ग्रेटर देन K2। जल्दी से बता दीजिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स का ग्राफ और पोटेंशियल का ग्राफ, चलो मिलके बनाते हैं। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक कंडक्टर फील्ड के वर्सेस अंदर तो एक्स का सर ग्राफ लो, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी बीच में, बिल्कुल सीधी सीधी, बिल्कुल सही बात। सबसे कम और सर कंडक्टर केवल में, है ना, कंडक्टर में तो बिल्कुल एग्जैक्टली 0, ठीक है। और उसके बाद अगर हम K2 वाले पोर्शन में जाएंगे तो ये स्लाइटली हायर, ये K2 वाले में यही होगा ना। यस सर। ठीक है। पोटेंशियल के टर्म्स में अगर हम बात करें पोटेंशियल वर्सेस एक्स का, अपन ग्राफ देखें पोटेंशियल वर्सेस एक्स का, तो पोटेंशियल वर्सेस एक्स का ग्राफ हम देखें तो ये मान लीजिए ये ऐसे, फिर ये कांस्टेंट हो जाएगा, करेक्ट है। देखो यस यहाँ सर। पर अगर 0 मानते हैं तो यहाँ 0, तो यहाँ V, तो यहाँ V, तो V से फिर से 0 पे आना है हमें, ये ऐसे। कंपेयर करें एंगल, ये θ1, ये θ2, और ये वाला पोर्शन तो सीधा 0 ही हो गया, इसका तो स्लोप ही 0 हो गया क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है। तो अनडाउटेडली θ2 शुड बी ग्रेटर देन θ1। क्लियर है, आप ऐसे सवाल कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे सवाल, बहुत सारे सवाल हैं, तो एक ही चैप्टर में तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा सकते हम, थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं, आगे थोड़ी बात कर लेते हैं। अब देखो कुछ पैरामीटर्स आप याद रखेंगे कि जब भी आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करते हैं तो दो तरीके से डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट होता है। अब आप सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्या नाम है आपका? ध्रुव। अब आप आज के बाद सारे क्वेश्चंस, मतलब मैंने आपको अभी तक जो बोला होगा तो मैंने आपसे कहा होगा कि डाइलेक्ट्रिक वाला पोर्शन छोड़ देना, बट अब आप सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं विद और विदाउट डाइलेक्ट्रिक, सारा, ठीक है। अब जो मैं आपको चीजें सिखा रहा हूँ वो ध्यान से सुनिए। अब जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करते हैं तो दो तरीके से हम करते हैं। Either we disconnect the battery and then we insert the dielectric slab between the plates of capacitor, or we keep the battery connected and then we insert the dielectric slab between the plates of capacitor. There are two ways in which we insert the dielectric slab between the plates of capacitor, right? तो पहला केस मैं ले रहा हूं कि when battery is disconnected, when battery is kept disconnected, अगर हम बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दें और उसके बाद डाइलेक्ट्रिक स्लैब प्लेस करें बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, तो इस केस में क्या क्या पैरामीटर्स चेंज होते हैं और कैसे कैसे चेंज होते हैं, उसका इफेक्ट क्या होता है, उस बात को समझते हैं। तो सबसे पहली बात देखिए कि जब आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट कर रहे हो कीपिंग द बैटरी डिस्कनेक्टेड, ठीक है, आप इमेजिन करो, इसको ऐसा अज्यूम कर लो, इसको ऐसा अज्यूम कर लो कि थिकनेस इज इक्वल टू डी, टी इज इक्वल टू डी, और आप स्लैब इंसर्ट कर रहे हो और बैटरी आपने डिस्कनेक्टेड रखा है। तो इस केस में सबसे पहला पॉइंट ये है कि सर अगर इस वाले प्लेट पे आपका चार्जेस पॉजिटिव है प्लस सिग्मा, तो इस वाले प्लेट पे माइनस सिग्मा। तो होता क्या है जब आप इस तरह से करते हैं, तो व्हाट हैपेंस टू द चार्ज ऑफ द कैपेसिटर, कैपेसिटर के चार्ज पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो याद रखिएगा पहला पॉइंट, चार्ज ऑफ द कैपेसिटर रिमेन्स कांस्टेंट, चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बात ऑब्वियस सी बात याद रखो कि भाई चार्ज को एक प्लेट से दूसरे प्लेट पे ले जाने वाला कोई चाहिए, क्योंकि चार्ज को इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो एक प्लेट से दूसरे प्लेट पे चला जाएगा, ठीक है। और वो सेल कनेक्टेड नहीं है तो कोई इसको एक प्लेट से दूसरे प्लेट पे ले जाने का काम नहीं करेगा, इसलिए चार्ज कनेक्टेड सेम रहेगा विद और विदाउट द डाइलेक्ट्रिक स्लैब, चार्ज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, बट इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड पे इफेक्ट पड़ता है और वो हमने देखा था, और आपने देखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारी, अगर इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड इन द एब्सेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक वाज E, तो इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक इट विल बिकम इक्वल टू E by K, अगर पूरे में हमने स्लैब इंसर्ट कर दिया है ना। इसी तरह से पोटेंशियल पे अगर हम देखें, पोटेंशियल का इफेक्ट देखें, पॉइंट नंबर थर्ड, अगर हम पोटेंशियल पे बात करें तो इनिशियल पोटेंशियल अगर V है तो फाइनल पोटेंशियल की वैल्यू हो जाएगी V by K, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, अगर इनिशियल कैपेसिटेंस इज इक्वल टू C है तो फाइनल कैपेसिटेंस इसमें हो जाएगा K टाइम्स ऑफ C। अब इसमें एक बात याद रखना, यहाँ पर फाइनल कैपेसिटेंस, देखो कैपेसिटेंस बराबर होता है चार्ज डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज वही रहा बट पोटेंशियल डिफरेंस के फैक्टर से कम हो गया, इसीलिए कैपेसिटेंस बढ़ा। तो यहाँ पर कैपेसिटेंस के बढ़ने का कॉज इज बेसिकली द डिक्रीज इन पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है, पोटेंशियल के कैपेसिटेंस के बढ़ने का कॉज यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल डिफरेंस का डिक्रीज है। ओके, फिफ्थ पॉइंट, इनिशियल एनर्जी हाफ टाइम्स ऑफ C into V का स्क्वायर when there was no dielectric. Final energy will be written as equal to half into final Kc into final voltage V by K का स्क्वायर।
हम्म ठीक है, तो यू फाइनल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक के से एक के कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा सर हाफ CV स्क्वायर बाई के। इसका मतलब फाइनल को लिख सकते हैं इनिशियल डिवाइडेड बाई के। यस एम सर। आई राइट? यस सर। ओके, तो ये तो हो गया सर ये पॉइंट। अब इसमें एक और आखिरी के पॉइंट पे आते हैं, ये वाला सिक्स्थ पॉइंट, व्हाट वुड बी द फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर व्हेन यू प्लेस अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन द टू प्लेट्स। तो फोर्स क्या होगा बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, दो प्लेट ऑफ कैपेसिटर के बीच का फोर्स कितना होगा। तो अब इस बात को सिंपल सा मैं आपको लॉजिक दे रहा हूं, वो याद रखिएगा कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द फोर्स। क्लियर? तो देखो एक बात बताओ कि अगर और एक बात याद रखिएगा, मैं फोर्स पूछ रहा हूं किसी भी एक प्लेट पे, ठीक है, और जिस प्लेट पे मैं फोर्स पूछ रहा हूं इसका मतलब है कि उस प्लेट पे उसके अपने फील्ड का फोर्स तो नहीं लगेगा ना। लॉजिकली सोचो, जिस यस प्लेट पे सर। मैं आपसे फोर्स पूछ रहा हूं उस प्लेट का अपना फोर्स तो उस पे नहीं लगेगा, ये तो ऑब्वियस सी सिर्फ बात है ना टेस्ट भाई। चार्ज का लगेगा, हाँ जी। नहीं, टेस्ट चार्ज मतलब वो बाकी सब फील्ड का लगेगा। अच्छा, दूसरी बात ये है कि इस पे इधर निगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, तो इस पे इधर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा। ये माइनस ऑफ सिग्मा आई, तो ये प्लस ऑफ सिग्मा आई, यही तो होगा। ठीक है, मुझे एक बात बताओ कि अगर मान लो कि आई एम फॉर इंस्टेंस आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर प्लेट, ये वाला जो प्लेट है हमारा, ये वाला, इस पे मैं फोर्स निकाल रहा हूं मान लो, तो अनडाउटेडली आई कैन क्लेम दैट कि इस वाले पे एक तो फील्ड होगा दैट वुड बी बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव इंड्यूस्ड चार्ज, और एक होगा ड्यू टू द पॉजिटिव इंड्यूस्ड चार्ज। अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है, जो डायरेक्ट्रिक स्लैब के अंदर जो चार्जेस इंड्यूस हुए नेगेटिव एंड पॉजिटिव, तो एक तो होगा नेगेटिव इंड्यूस्ड चार्ज का फील्ड, दूसरा होगा पॉजिटिव इंड्यूस्ड चार्ज का फील्ड, राइट? यस सर। बट एक बात सोचो, डोंट यू थिंक के नेगेटिव चार्ज का फील्ड और पॉजिटिव इंड्यूस्ड चार्ज का फील्ड विल बी इक्वल एंड ऑपोजिट एंड दे विल फाइनली कैंसिल आउट? सोच के देखो भाई, जितना देखो किसी भी चार्ज शीट की फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, तो दैट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज की फील्ड का वो इलेक्ट्रिक जी फील्ड सर, कितना होगा, समझ गया। है ना, सिग्मा डिस्टेंस पे अपॉन 2 एप्सिलॉन डिपेंडेंट नॉट। होती है तो ऑपोजिट हो जाएगी। हाँ, तो ये सिग्मा, अच्छा ये डायरेक्शन पे नेगेटिव का जो फील्ड होगा, वो नेगेटिव वाले का जो फील्ड होगा इस पर, वो नेगेटिव वाले का फील्ड किधर होगा, ऐसे होगा। ठीक है, ये ई यस सर। माइनस ऑफ आई वाला, और एक हाँ। फील्ड ई प्लस ऑफ आई वाला होगा। यस सर। नहीं, यही बात समझ। ठीक समझ है, तो गया ये सर। दोनों अल्टीमेटली कैंसिल हो जाएंगे। यस सर। बचेगा इस पे सिर्फ और सिर्फ किसका फील्ड, तो इस पे जो फील्ड बचेगा वो सिर्फ और सिर्फ इस प्लेट का होगा। यस सर। ठीक है, तो इसका मतलब अगर आप फोर्स लिखेंगे तो फोर्स इज इक्वल टू चार्ज मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, और चार्ज किसका, जिस पे आप फोर्स निकाल लो, फोर्स किस पे निकाल लो, इस वाले प्लेट पे, तो इसका चार्ज सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब बच्चा अक्सर ये पूछता है कि सर यहाँ पर दोनों प्लेट के बीच का फील्ड आपने सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्यों नहीं लिया। तो मैं उससे ये कहता हूं कि साहब आप जिस पे फोर्स निकाल रहे हैं उसका अपना फील्ड थोड़ी फोर्स लगाएगा उस पर। भाई दो प्लेट के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड आप सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट तब लिखते हैं जब आप पॉजिटिव का फील्ड और नेगेटिव का फील्ड दोनों का आप सम लेते हैं। समझ रहे हैं? बट हम यस तो सर। इस पे फोर्स निकाल रहे हैं ना, तो हम सम थोड़ी लेंगे फील्ड का। इसका यस मतलब तो सर। ये होगा अपनी फील्ड खुद ही फोर्स लगा रही है, पॉसिबल ही नहीं है। तो फोर्स का फॉर्मूला आ गया सर सिग्मा स्क्वायर ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया फोर्स। समझ रहे हो? यस सर। ठीक है, अब ये देखो, जब हम जब हम कोई बैटरी कनेक्टेड नहीं रखेंगे तो चार्ज ऑफ द प्लेट पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। देखो ए तो एरिया है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है, सिग्मा होता है चार्ज बाय एरिया। तो बिकॉज इस केस में चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट, इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर बाई ए डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये चार्ज तो कांस्टेंट है सर, तो जब चार्ज कांस्टेंट है तो फोर्स कांस्टेंट नहीं है। यस सर। ठीक है, इसका मतलब कि अगर आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट करेंगे तो फोर्स ऑन अ प्लेट ऑफ द कैपेसिटर रिमेन्स अनचेंज्ड और अनऑल्टर्ड। यस क्लियर है? सर। तो क्या क्या पैरामीटर्स पे क्या डिफरेंस आए वो नोट कर लीजिए। यस सर, स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक है, वेरी गुड। अब इसी का दूसरा केस कि व्हेन बैटरी इज केप्ट कनेक्टेड,
अगर हम बैटरी को कनेक्टेड रखें और उसके बाद डायरेक्ट स्लैब इंसर्ट करें इस तरह से, ये V वोल्ट का हमने सेल लगा दिया, इसमें स्लैब इंसर्ट करें, फिर से वही तामझाम कि इनिशियल, अब इस केस में याद रखो, इस केस में पहला पॉइंट, अगर इनिशियल चार्ज और इस डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो इनिशियल चार्ज अगर Q था तो फाइनल चार्ज विल रीअरेंज ड्यू टू द प्लेसमेंट ऑफ द डायलेक्ट्रिक, और साथ साथ बैटरी लगा दिया आपने तो चार्ज एक एंड से दूसरे एंड पे फ्लो करेगा, और जो फाइनल चार्ज होगा वो इस इंस्टेंट पे K टाइम्स बढ़ जाएगा। समझ में आई बात? Yes, इस sir. केस में फाइनल चार्ज बिकम्स K टाइम्स ऑफ द इनिशियल चार्ज। पहला पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट, व्हाट हैपेंस टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस केस। अब एक बात याद रखो, इससे पहले कि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बताऊं ना, एक और बात बताता हूं ताकि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड वाला पॉइंट ज्यादा समझ में आए। इनिशियल वोल्टेज अगर मैं V लूंगा तो फाइनल वोल्टेज भी V ही होगा। अब क्यों ऐसा हुआ? अक्रॉस द टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर वोल्टेज की वैल्यू सेम रहेगी। रीजन क्या है सर? रीजन इसका बहुत ऑब्वियस है सर, छोटा सा रीजन है कि सेल का काम क्या है, इट मेंटेन्स पोटेंशियल डिफरेंस। नहीं, ये बात समझिए, सेल का काम है पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करता है। तो अगर सेल पोटेंशियल जीरो हो डिफरेंस, जाएगी, डेल्टा V 0। बिल्कुल, तो सेल अगर पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करता है, तो अगर इनिशियल वोल्टेज V था तो बाद में भी तो वोल्टेज V रहेगा, क्योंकि पहले भी सेल कनेक्टेड था, बाद में भी सेल कनेक्टेड है। तो आप कहोगे सर अभी तो आपने जब डेरिवेशन किया था तो उसमें आपने लिया था कि ड्यू टू द इंसर्शन ऑफ द स्लैब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो गई, वोल्टेज चेंज हो गया। भाई वो कंडीशन है जब आप बैटरी को डिस्कनेक्टेड रखते हो। यस सर, वो अभी भी जब आप देखो बैटरी, हाँ, बैटरी को जब उसका डिस्कनेक्टेड चार्ज रखा पहले तो स्टोर होता है उसका होता है वो कंडीशन। बिल्कुल। अब इसमें तीसरा पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि पोटेंशियल पे नहीं पड़ा। समझ रहे हैं? तो इलेक्ट्रिक फील्ड, अरे क्या हो गया, क्या हो गया ध्रुव? हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइनल वाली क्या होगी, वो ई ही रहेगी। फोर्थ पॉइंट, कैपेसिटेंस की अगर मैं बात करूं तो यहां पर भी कैपेसिटेंस अगर इनिशियल सी है तो फाइनल कैपेसिटेंस विल बी इक्वल टू केसी। सर अब क्यों कैपेसिटेंस बढ़ रहा है? तो लास्ट वाले केस में कैपेसिटेंस चेंज हुआ था ड्यू टू द चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, बट इस वाले केस में कैपेसिटेंस चेंज होगा ड्यू टू द चार्ज। वेरी गुड, चार्ज हैज इंक्रीज्ड k टाइम्स, इसलिए पोटेंशियल कैपेसिटेंस चेंज हो गया। फिफ्थ पॉइंट, व्हाट हैपेंस टू द एनर्जी। एनर्जी की वैल्यू आप लिखेंगे हाफ CV स्क्वायर। इस केस में वोल्टेज विल रिमेन कांस्टेंट, तो ये लिखा जाएगा हाफ इंटू K इंटू CV का स्क्वायर। इसका मतलब इस केस में फाइनल एनर्जी विल बी K टाइम्स ऑफ इनिशियल एनर्जी। यस सर। ठीक है। लास्ट पॉइंट, व्हाट हैपेंस टू द फोर्स। इनिशियल फोर्स आपने बोला सर कि सिग्मा स्क्वायर इंटू A डिवाइडेड बाय क्या था, 2 एप्सिलॉन नॉट, या कितना आया था, 2 एप्सिलॉन नॉट। अब जब हम फाइनल फोर्स लिखेंगे, फाइनल वैल्यू ऑफ फोर्स, अब चार्ज चेंज हो गया एंड व्हाट इज द, अच्छा इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो Q स्क्वायर, इसको अगर मैं चार्ज के टर्म्स में लिखूं तो इसी को मैंने क्या लिखा था, Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ A एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो फाइनल फोर्स अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे KQ का स्क्वायर व्हिच इज द फाइनल चार्ज डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ A एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब मैं कह सकता हूं K स्क्वायर टाइम्स ऑफ Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि फाइनल वाला जो फोर्स है वो K स्क्वायर टाइम्स ऑफ इनिशियल वाला फोर्स का। यस सर। So this is how the parameters of the capacitor changes when we insert the slab, keeping the battery disconnected, and when we connect the battery. आगे बढ़ जाएं? यस सर। ठीक है। अब एक बात और सुनो, नोट कर लिया ना? यस सर। अब देखो, ये जो नेक्स्ट सेगमेंट मैं बता रहा हूँ वो नेक्स्ट सेगमेंट ऑल्दो अभी तक आई डोंट थिंक जेई में पूछा गया, अभी तक पूछा नहीं गया, बट काइंड ऑफ क्वेश्चंस, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन यू मे गेट, यू विल गेट इन SC वर्मा। SC वर्मा जब आप सॉल्व करोगे, अगर SC वर्मा खोलोगे तो कैपेसिटर में इस तरह के क्वेश्चंस हैं जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, और वो मैं आपको बता रहा हूँ, एक ही कराऊंगा, ज्यादा नहीं। ठीक है, तो वो कॉन्सेप्ट क्या है उसकी बात कर लेते हैं। ये कॉन्सेप्ट बेसिकली बेटा, पहले तो इस बात को लॉजिकली थोड़ा सा समझो, ऑल्दो ये भी आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा क्योंकि ये मतलब इट इज इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट दिस। ठीक है, तो इसी के लिए दूसरा मेथड बनाया गया है। पहले अपन समझते हैं कि पढ़ना क्या चाह रहे हैं हम या बताना क्या चाह रहे हैं आपको। ये आपको SC वर्मा में एक सॉल्व एग्जांपल मिल जाएगा और उसी तरह के ऐसे क्वेश्चंस भी आपको SC वर्मा में मिल जाएंगे। देखिए बेसिकली होता ये कि आप जब किसी कैपेसिटर की बात करते हैं ना, तो आप कहते हैं कि सर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, एंड देयर विल बी अ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, उसको आप ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। ये आप फील्ड कहते हैं। ठीक है, ये
फील्ड है, बिल्कुल सही बात है, फील्ड है। बट सर फील्ड सिर्फ यही नहीं होता है, यहाँ पर ही सिर्फ नहीं होता, फील्ड यहाँ पर भी होता है, यहाँ पर भी होता है। इसको फ्रिंजिंग फील्ड कहा जाता है। मतलब फील्ड सिर्फ इसी पोर्शन में नहीं होता, फील्ड बाहर भी होता है, इसको फ्रिंजिंग ये फील्ड सर वो कहते हैं। फील्ड लाइंस बनाते हैं तो हम स्ट्रेट लाइन नहीं थोड़ी बनाते हैं, हम दूसरी भी लाइंस हाँ, बनाते तो फील्ड्स यहाँ पर भी होते हैं, बट उसको हम कंसीडर नहीं कर रहे होते अपने नॉर्मल कैलकुलेशंस में, बट ये है फील्ड तो वहां पर भी है। तो हैं। अगर फील्ड यहाँ पर भी है तो आप सोचिए होगा क्या, कि जब आप किसी डाइलेक्ट्रिक को यहाँ पर प्लेस करते हैं तो यहाँ पर होता यह है कि इस डाइलेक्ट्रिक पे इस फ्रिंजिंग फील्ड की वजह से एक इनवर्ड फोर्स एक्ट करता है, मतलब वो डाइलेक्ट्रिक को खींचता है अंदर की तरफ, एक फोर्स एक्ट करता है इनवर्ड्स। समझ गए बात? मतलब आप डाइलेक्ट्रिक को रखेंगे तो इट विल एक्सपीरियंस अ नेट इनवर्ड फोर्स। ठीक है, तो हम बेसिकली अब यही पता करने जा रहे हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस फोर्स व्हिच इज एक्सपीरियंस्ड बाय अ डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक जो ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उस फोर्स की वैल्यू क्या है। ये याद रखो, ये फोर्स ऑन द डाइलेक्ट्रिक मैं नहीं निकाल रहा हूं, ये फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द डाइलेक्ट्रिक व्हेन इट इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो इसमें भी दो केसेस बन सकते हैं, एक ही केस कर लो यही बहुत है अभी, बाकी अभी तक इस पे आज तक जेई में ऐसे सच सवाल पूछे नहीं गए, तो इसलिए हम एक ही केस कर लेते हैं फिलहाल के लिए, तो ठीक है, ताकि आपको मेथड पता हो। अब देखो बेसिकली ये कि सर यहाँ से डाइलेक्ट्रिक स्लैब को हमने यहाँ पर प्लेस करा, तो इस पे एक नेट इनवर्ड फोर्स लगेगा और इस फोर्स को हम कैलकुलेट करने वाले हैं, ये फोर्स। ठीक है, और इसके लिए आप ऐसा मान लीजिए कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का ये k है, k इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और फिर से आप अज्यूम कर लीजिए ये वाला जो प्लेट है ऊपर वाला इट इज पॉजिटिवली चार्ज और नीचे वाला प्लेट जो है वो निगेटिवली चार्ज है, और ये डायरेक्टली कांस्टेंट है, इस पे हमें नेट फोर्स निकालना है। अब देखो, बिकॉज वी डोंट नो हाउ टू कैलकुलेट दैट फील्ड, जो अभी मैंने शो किया था आपको, कि हमें यही नहीं पता कि वो फील्ड हम कैसे कैलकुलेट करें, है ना, इट इज इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट दैट फील्ड, नोबडी कैन कैलकुलेट दैट फील्ड। तो जब हमें यही नहीं पता कि वो फील्ड की वैल्यू क्या है, तो हम फोर्स को डायरेक्टली ऐसे तो नहीं लिख सकते, क्यों? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? ठीक है, ऐसे फोर्स को हम नहीं लिख सकते, तो अब क्या करें? तो इसके लिए एक मेथड बनाया गया जिसको इंजीनियर्स मेथड के नाम से भी लोग जानते हैं, और ये मेथड है कि सर फोर्स कैन बी रिटन एज इक्वल टू माइनस ऑफ du by dx। ऑल्दो आप फोर्स को q into e नहीं लिख सकते, बट रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद द डिस्टेंस लिख सकते हैं सर वर्क डन से नहीं निकाल सकते सर? ये है तो यही वर्क डन ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो कंजर्वेटिव, तो कंजर्वेटिव फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी का ये रिलेशन होता है, याद करो 11th में पढ़ा होगा। यस सर, पढ़ा है सर। तो बस वही वाली बात है, समझ गए बात? यस सर। भाई अगर पोटेंशियल एनर्जी को हम डिफरेंशिएट कर देंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, तो ये फोर्स ही तो मिल जाएगा, और यही फोर्स हमें निकालना है। अब पोटेंशियल एनर्जी देखो किसका, तो आप इमेजिन कर लो कि कुछ पोर्शन ऑफ द, मान लो कि ये कुछ पोर्शन, ये सेपरेशन मान लो दो प्लेट के बीच का डी है, और मान लो कि ये वाली जो टोटल लेंथ है, ये वाली जो प्लेट की टोटल लेंथ है वो ए है, या डाइलेक्ट्रिक का ए है, और इसका कुछ पोर्शन अंदर है और कुछ पोर्शन अभी बाहर ही है। क्लियर? तो मान लीजिए कि ये पूरी लेंथ ए है, और डाइलेक्ट्रिक का वो पोर्शन जो इसमें अभी प्लेट्स के बीच में आया है वो एक्स है किसी भी इंस्टेंट पे, तो बाकी जो अभी जिसमें डाइलेक्ट्रिक नहीं है वो पोर्शन ए माइनस एक्स है। कोई दिक्कत नहीं सर? ठीक है, बहुत बढ़िया साहब, क्योंकि किसी भी टाइम पे एट एनी टाइम टी, हम उसकी बात कर रहे हैं, किसी भी टाइम टी पे। तो आप क्या लिखेंगे? हम यहाँ पर लिखेंगे सर इसको d अपॉन dx, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होगी हाफ c इक्विवेलेंट v का स्क्वायर। v क्या है? इस सेल का पोटेंशियल। ठीक है, अब सर c इक्विवेलेंट आपने क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पर आप इस बात को ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर दो पोर्शन है, एक वो पोर्शन है जिसमें अभी कुछ पोर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक है, और एक वो पोर्शन है जिसमें सिर्फ एयर है। और बेटे ध्रुव मुझे एक बात बताओ कि ये वाला पोर्शन जो आपको मैंने दिखाया, ये वाला और ये वाला पोर्शन जिसमें अभी डाइलेक्ट्रिक नहीं है, एयर है, ये दोनों पोर्शन कैसे है कनेक्टेड है? अगर इन दोनों को हम दो कैपेसिटर की तरह ट्रीट करें, वेरी गुड, तो इसका मतलब C इक्विवेलेंट की वैल्यू को हम लिख सकते हैं C1 प्लस ऑफ C2। C1 और C2 की वैल्यू क्या है? तो C1 को हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ K मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ द प्लेट्स। तो एरिया ऑफ द प्लेट हम कैसे लिखेंगे और सेपरेशन कैसे लिखेंगे? तो एरिया ऑफ द प्लेट जिसमें डाइलेक्ट्रिक स्लैब है वो हमने क्या माना हुआ है? एक्स माना हुआ है उस लेंथ को। ठीक है, और मान लो कि ये जो प्लेट्स हैं, अगर थोड़ा और आसान करना चाहूं तो मान लो कि ये जो प्लेट्स हैं वो स्क्वायर प्लेट्स हैं। मैं इसको लिख देता हूं थोड़ा आसान करने के लिए, और कि लेट प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर
is a square plate of side length A. ठीक है, तो एक बात बताओ, एरिया ऑफ दिस पोर्शन जिसमें डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, उसके देखो ये प्लेट है ना, ये प्लेट, तो प्लेट तो होगा तो ऐसा, ठीक है, इसके ये वाला तो ए है, बट जितने पोर्शन में डाइलेक्ट्रिक है उसकी लंबाई ए तो नहीं रही, वो एक्स हो गई। ठीक है, इसका मतलब अगर आप इसका एरिया लिखेंगे जिसमें डाइलेक्ट्रिक है, तो दिस एरिया विल बी रिटन एज ax, am I right, डिवाइडेड बाय d। यस सर, है ना, प्लस ऑफ एप्सिलॉन नॉट a इनटू जिसमें एयर है वो a माइनस x डिवाइडेड बाय d। अग्रीड? यस सर। बहुत बढ़िया, ये आपका C इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो अगर आपका C इक्विवेलेंट आ जाएगा तो इसको थोड़ा सा आप सिंपलीफाई कर लीजिएगा, तो आप फोर्स की वैल्यू को आप ऐसे लिख सकते हैं, देखो हाफ बी स्क्वायर तो वो कांस्टेंट है, उसमें तो कोई फर्क ही नहीं है। आप क्या करेंगे, d बाई डी एक्स ऑफ C इक्विवेलेंट ही तो करेंगे, और C इक्विवेलेंट की जगह आप क्या रखेंगे, k ax अपॉन d प्लस ऑफ एप्सिलॉन नॉट a इनटू a माइनस x अपॉन d। इसको आप डिफरेंशिएट कर लेंगे तो आपको फोर्स नहीं निकल आएगा विद नेगेटिव साइन। हाँ सर, ये ई नॉट के, अच्छा हाँ ठीक है, समझ गया, हाँ निकल आएगा, जाएगा फोर्स, सॉल्व हो जाएगा ये। यस सर। ठीक है, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ द फोर्स दैट यू विल बी गेटिंग। ठीक है, तो ये नोट करो। ऑल्दो इस सेगमेंट पे अभी तक जेई ने पूछा नहीं है, मेंस या एडवांस किसी में भी नहीं पूछा, इसलिए हम बहुत ज्यादा इस पे टाइम नहीं खराब करेंगे, बट यू नो नाउ कि व्हाट इज दिस कॉन्सेप्ट, कि बेसिकली आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब जब भी इंसर्ट होता है तो उस पे एक इनवर्ड बिटवीन द टू प्लेट एक फोर्स लग सर रहा अगर हम एक डाइलेक्ट्रिक रिमूव करेंगे है, तो उसमें भी फोर्स लगेगा कुछ? तो यू विल हैव टू अप्लाई दिस मच ऑफ फोर्स, जितना उस पे फोर्स इनवर्ड खींचने के लिए लग रहा है उतना ही आपको अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा। ओके सर, समझ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यस सर। अब देखो, इसके बाद स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर और सिलिंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर का सीधा सीधा आप फॉर्मूला रट लीजिएगा। रट लेंगे? यस सर। स्फेरिकल प्लेट और सिलिंड्रिकल प्लेट का सीधा सीधा फॉर्मूला रट लीजिएगा, उस पर मैं नहीं जा रहा हूँ अभी, क्योंकि बेसिकली देखो हमारा जो मेन सिलेबस है वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल जनरली तो नहीं पूछे जाते, ठीक है, फिर भी अगर पूछ लिया गया तो फॉर्मूला सीधा सीधा रट लीजिएगा, स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर का क्या फॉर्मूला है और सिलिंड्रिकल का क्या है। ठीक है, वो मैं ड्राइव करने में टाइम खराब नहीं करना चाहता, इतनी ही देर में मैं कुछ चाहता हूँ कि कुछ और कॉन्सेप्ट आप सीख लें। अब दूसरा कॉन्सेप्ट सुनिएगा। अब आते हैं हम आरसी सर्किट पे ना। आरसी सर्किट, ऑल्दो करंट हम आगे पढ़ेंगे, बट इतना तुम जानते हो कि करंट वरेंट का कॉन्सेप्ट तुम्हें पता है, तो इसलिए हम उस पर चांस ले सकते हैं। ठीक है, पता है ना, कुछ कुछ तो पता ही है आपको करंट वरेंट का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो यही हम पढ़ लेते हैं, आरसी सर्किट को यही देख लेते हैं। देखो आरसी सर्किट, और ये याद रखिएगा ये आरसी सर्किट डीसी वाली है, ठीक है, जो आपको नॉर्मल 12th में नहीं पढ़ाई जाती, मतलब पढ़ाई जाती है, बट इसका एक स्पेशल केस पढ़ाया जाता है जिसको हम स्टेडी स्टेट के नाम से जानते हैं, जो मैंने पहले बोला था आपको। तो ये जो आरसी सर्किट है, इसमें हम दो चीजें पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर और दूसरा हम पढ़ेंगे डिस्चार्जिंग। इसका मैं शॉर्टकट भी सिखाऊंगा आपको। चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, ये समझो ये करंट इलेक्ट्रिसिटी और कैपेसिटर का कॉमन टॉपिक हो गया। चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर और डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। तो पहले तो हम बेसिक मेथड समझ लेते हैं जो एक्चुअल मेथड है, उसके बाद हम इसका शॉर्टकट सीखेंगे। तो पहले तो कॉन्सेप्ट समझ लो कि चार्जिंग ऑफ कैपेसिटी। देखो बेटा, ऑल्दो आपको ये मालूम है कि मैंने आपको बिल्कुल पहली या दूसरी क्लास में ये बताया होगा कि जब भी आप कैपेसिटर को चार्ज करते हो तो ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा चार्ज एक ही बार में कैपेसिटर पे आ जाता है ना, उसको टाइम लगता है ना आने में। हाँ, ये अलग बात है कि जब कैपेसिटर कंप्लीटली चार्ज होता है तो हम ये कह सकते हैं कि व्हेन द कैपेसिटर इज कंप्लीटली चार्ज्ड, तो इन दैट केस यू कैन सिंपली क्लेम दैट कि भाई वो स्टेडी स्टेट माना जाएगा, और उस स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर के थ्रू करंट फ्लो नहीं करता। ये मैं सिखा चुका हूं अगर आपको याद हो तो, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर बिकम्स जीरो। ठीक है, तो वो बट उस जीरो वाले कैपेसिटर जब अनचार्ज्ड है, उससे लेके मैक्सिमम चार्ज के बीच में जो चार्ज ऑफ द कैपेसिटर है वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा होगा, और साथ साथ सर्किट में जो करंट फ्लो करता है वो भी चेंज हो रहा होता है। ठीक है, और वो लीनियरली टाइम के साथ चेंज नहीं होता या क्वाड्रेटिकली नहीं चेंज होता, वो एक्सपोनेंशियली चेंज होता है ना। yes, तो एक्सपोनेंशियली अगर चेंज होगा तो उसका क्या रिलेशन होगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ चार्ज विद टाइम। तो बेसिकली लॉजिक क्या है, मैं लॉजिक से आप
आपको ये ड्राइव करके जरा सा बता देता हूँ, उसके बाद तो मैं फिर उसके बाद शॉर्टकट मेथड सिखा के उस पर सॉल्व कराऊंगा क्वेश्चन। बट लॉजिक समझिए कि देखो, जब भी आप कैपेसिटर कनेक्ट करोगे ना सर्किट में, तो सर्किट में एक रेजिस्टेंस तो होगा ही होगा, चाहे वो कनेक्टिंग वायर की वजह से रेजिस्टेंस हो या वो सेल का रेजिस्टेंस हो, कोई सा भी हो, तो वो रेजिस्टेंस तो होगा ही होगा। तो आप इसके लिए आप ऐसे समझ लें कि भाई ये आपका एक रेजिस्टर है, यहाँ एक कैपेसिटर लगा हुआ है, यहाँ एक सेल लगाया है आपने, T0 पे आपने स्विच को क्लोज किया है, ये सेल का वोल्टेज V मान लीजिए, रेजिस्टर R मान लीजिए, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C मान लीजिए, इनिशियल चार्ज आप 0 मान लीजिए एट t इक्वल टू 0, और आपने इसको स्विच को क्लोज किया। जैसे ही आप क्लोज करेंगे करंट फ्लो करेगा। यस सर। ठीक है, अब करंट जब फ्लो करेगा तो क्या होगा, तो सर करंट फ्लो होगा तो वोल्टेज का ड्रॉप होगा, मान लीजिए किसी भी टाइम पे, एट एनी टाइम t, हम किसी भी टाइम पे मान लेते हैं एट एनी टाइम t, ठीक है, चार्ज ऑन कैपेसिटर इज Q, किसी भी इंस्टेंट पे हम मान लेते हैं। तो एक काम हम ये कर सकते हैं कि सर इसको हम मान लें कि ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है और ये इसको हम मान सकते हैं ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट है। तो यहाँ से करंट फ्लो करेगा, इसमें अगर मैं केवीएल लगाऊं स्टार्टिंग फ्रॉम दिस नेगेटिव, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ V माइनस ऑफ IR, ठीक है, माइनस ऑफ Q बाई C इज इक्वल टू 0। ये तुम्हें समझ में आया ध्रुव? नहीं आया तो पूछो। नहीं सर, आ गया। ठीक है, वेरी गुड। मतलब अगर हम वोल्टेज के इंक्रीज की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आई विल बी टेकिंग वोल्टेज एज पॉजिटिव, और डिक्रीज में जा रहे हैं तो आई विल बी टेकिंग वोल्टेज एज नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ सब करंट की डायरेक्शन में जाने का मतलब यू आर गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल, बिकॉज करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, इसीलिए माइनस IR। ठीक है, इसी तरह से कैपेसिटर के केस में देखो, कैपेसिटर में यू आर गोइंग फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट, तो पॉजिटिव प्लेट का मतलब हायर पोटेंशियल, नेगेटिव प्लेट का मतलब लोअर पोटेंशियल, तो V माइनस IR माइनस ऑफ Q बाई C इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप चीजों को क्या कर सकते हैं, और चीजों को और क्या क्या कर सकते हैं आप, तो देखिए I को आप लिख सकते हैं dQ बाई dt, सोच के देखिए, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ V माइनस ऑफ QC, और इसको इधर ले आऊं तो ये लिखा जा सकता है dQ बाई dt, R इंटू dQ बाई dt, ऐसा लिखा जा सकता है। क्लियर है? कुछ गलत तो नहीं बोल रहा हूं मैं? नहीं सर। ठीक है, तो इस बात को हम कैसे लिख सकते हैं, और इस बात को थोड़ा सा और कुटर पुटर कर लें हम, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं dQ डिवाइडेड बाई, इसको हम लिख सकते हैं CV माइनस ऑफ Q, थोड़ा सा देखो, इसको हम लिख सकते हैं CV माइनस ऑफ Q डिवाइडेड बाई C इज इक्वल टू R इंटू dQ बाई dt। तो ये रिजल्ट कैन बी रिटन एज इक्वल टू CV माइनस ऑफ Q इज इक्वल टू R इंटू C, देख लेना मैं कहीं कुछ गलत ना करूं, dQ बाई dt। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि साहब dQ अपॉन CV माइनस ऑफ Q इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 1 अपॉन RC मल्टीप्लाइड बाई dt। एम आई राइट? यस सर। ठीक है, इंटीग्रेट बोथ साइड्स। ln CV माइनस Q लॉग में आ जाएगा। बिल्कुल सही बात। ये 0, तो चार्ज हमने 0 माना था, ये dQ को इंटीग्रेशन हो रहा है, चार्ज 0 माना था t टाइम पे, ये Q। जब हम पूरा तामझाम करेंगे और पूरा सॉल्व करेंगे इसको, एक्चुअली में मैंने आपको ये स्टेप इसलिए बताया कि बेसिकली हमने किया है KVL लगाया है, और जब ये सारा तामझाम आप करेंगे तो आपको ये जो रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट आएगा आपको इस तरह से, Q इज इक्वल टू Q एट एनी टाइम विल बी इक्वल टू C इंटू V इंटू 1 माइनस ऑफ E टू द पावर माइनस ऑफ T बाई टाउ, ऐसा कुछ आएगा। यहाँ पे टाउ का क्या मतलब है, आई टेल यू दैट टाउ RC, टाउ का मतलब है RC। ठीक है, यस सर। इसमें ये जो CV है इसको हम कहते हैं, अच्छा CV क्या होगा, तो CV इज द मैक्सिमम चार्ज दैट द कैपेसिटर कैन हैव, तो इसको हम Q max कह सकते हैं, इसको हम Q नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, Q नॉट इनटू 1 माइनस ऑफ E टू द पावर माइनस ऑफ T बाई टाउ। तो विदाउट एनी डाउट ये बात तो अपने को समझ में आ गई। ठीक है, ये इक्वेशन है, ये आपको पता है। अब मुझे क्या सिखाना है इसमें, ये बात समझिए। सर ये जो इक्वेशन हमने देखा, अब इससे हम कई सारी चीजें और भी निकाल सकते हैं। हम इसमें करंट अगर हम निकालना चाहें तो Q इज इक्वल टू, हमें पता है Q नॉट इंटू 1 माइनस ऑफ E टू द पावर माइनस T बाई टाउ, माइनस भी होगा वहां पे, अगर छूट गया हो तो देख लेना। स्क्रीनशॉट लिया है क्या आपने? नहीं सर, अभी तो नहीं लिखा है ना मैंने? हाँ मैंने लिखा है, मैंने माइनस लिखा है। ठीक, अब इसमें आते हैं Q इज इक्वल टू, तो यहाँ से करंट अगर हम निकालेंगे तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे। करंट की भी अगर आप इक्वेशन लिखोगे तो करंट की इक्वेशन यहाँ पर जो आती है वो आती है I into I naught E to the power minus of T by 2, where I naught would be the maximum current, और ये टाउ। ठीक है, इसी तरह से अगर हम वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर लिखें तो हम क्या लिखेंगे, IR, मतलब किसी भी इंस्टेंट पे अगर वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर लिखा जाए तो I into R,
है ना, I इंटू आर में I की वैल्यू क्या होगी, ये होगी, और I की वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम, I नॉट ई टू द पावर माइनस ऑफ टी बाई टू, ठीक है, इंटू आर, यही तो लिखेंगे आप। अच्छा एक बात बताइए, I नॉट मल्टीप्लाइड बाय आर ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, तो I नॉट मतलब मैक्सिमम करंट, जब मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा तो वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर भी मैक्सिमम होगा। यस सर। एंड दैट विल बी इक्वल टू एग्जैक्टली इक्वल टू द वोल्टेज ऑफ द सोर्स, ठीक है, तो V इंटू ई टू द पावर माइनस ऑफ टी बाई टाउ लिख सकते हैं वोल्टेज की वैल्यू को। यस सर। इसी तरह से वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर अगर हम लिखें तो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज किसी भी टाइम पे क्या होता है, Q डिवाइडेड बाई C। सोच के देखिए, तो Q डिवाइडेड बाई C को हम क्या लिख सकते हैं, Q नॉट डिवाइडेड बाई C इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। आपको नहीं लगता Q नॉट मैक्सिमम चार्ज है, तो ये वोल्टेज, ये मैक्सिमम वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है ध्रुव भाई। यस सर। इसको हम लिख सकते हैं V नॉट इन 1 माइनस ई टू द पावर माइनस ऑफ टी बाई टाउ, और V नॉट क्या है, वही सोर्स का जो वोल्टेज है वही है। एग्रीड? यस सर। इसी तरह से हम एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर को भी लिख सकते हैं। एनर्जी ऑफ कैपेसिटर क्यू स्क्वायर बाय 2c लिख लो, हाफ सी वी, जो भी मन करे। तो इसको अगर हम लिखेंगे तो आपको नहीं लगता Q की जगह हम लिख सकते हैं CV, या Q की वैल्यू, या ऐसे लिख लो, Q की वैल्यू को हम यहाँ से उठा के रख सकते हैं। तो Q की वैल्यू को अगर हम यहाँ से उठा के रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, Q नॉट स्क्वायर बाय 2c मल्टीप्लाइड बाय Q की वैल्यू, तो ये 1 माइनस ऑफ ई टू द पावर माइनस ऑफ टी बाई टाउ का स्क्वायर। यस सर। Q नॉट इज द मैक्सिमम चार्ज, तो जब चार्ज मैक्सिमम होगा तो एनर्जी मैक्सिमम होगी, तो इसको मैं U नॉट से रिप्रेजेंट कर देता हूँ 1 माइनस ई टू द पावर माइनस ऑफ टी बाई टाउ। इसका मतलब है कि सिर्फ चार्ज हम नहीं, हम बहुत कुछ लिख सकते हैं। समझ आई बात? हम सिर्फ चार्ज की इक्वेशन से चार्ज ही नहीं, बल्कि हम करंट भी ला सकते हैं, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर, कैपेसिटर, कुछ भी लिख सकते हैं। तो दिस इज बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। इसमें एक और छोटी सी बात याद रखिएगा, बाकी चीज मैं नेक्स्ट डे कराऊंगा, थक गया मैं। इसमें एक और छोटी सी बात याद रखिएगा कि एट t इक्वल टू 0 रेजिस्टेंस ऑफ द कैपेसिटर, मतलब ऑब्स्ट्रक्शन ड्यू टू द कैपेसिटर या रेजिस्टेंस ड्यू टू द कैपेसिटर विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि जब t0 पे आप स्विच क्लोज करेंगे तो कैपेसिटर अनचार्ज होगा, तो कैपेसिटर करंट के फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करेगा, कंडक्टर बन बट जाएगा। आपका, हाँ, बट आपका टाइम जब टेंड्स टू इंफिनिटी, तो रेजिस्टेंस ऑफ द कैपेसिटर आल्सो टेंड्स टू इंफिनिटी। ठीक है, मतलब बहुत देर के बाद, हाँ, जब वो कंप्लीटली चार्ज हो जाता है तो वो क्या करता है, 100% करंट को ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है, रोक देता है, और इसी चीज को हम स्टेडी स्टेट कहते हैं। क्लियर? यस सर। ओके, तो ध्रुव इतना ही रहने दो आज। ओके सर। ओके, बाय। गुड नाइट सर। गुड नाइट।